वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने हिंदी का आपको मॉडल पेपर दिया होगा। लगभग अधिकतर सारे के सारे प्रश्न वहीं से पूछे गए थे। महासंग्राम वीडियो अगर आप देखते तो वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडल पेपर से भी। तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से, वीडियोज से। और आपको निश्चित तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं कि इसी प्रकार से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में ऐसे ही आपकी परीक्षा में मदद करेगा। हमारे वीडियो एजुकेशन वाला पेपर हुआ था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके भी हूबहू क्वेश्चंस आपके सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप लोगों को धैर्य के साथ, विश्वास के साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट को लगातार देखते रहना है। सारी वीडियोस को जो प्लेलिस्ट में मैंने संकलित करी है सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, जो कि कल पेपर आपका हुआ है बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर का, यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन 2023 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, हिंदी पढ़ते तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उनके आंसर को बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। 3 घंटे का समय दिया गया था और 75 नंबर का पूर्णांक था। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे सर जी राम मनोहर लोहिया का 2 घंटे का होगा, उस वैसा आप पैटर्न पर वीडियो बना दीजिए। पैटर्न कोई मैटर नहीं करता भैया, पैटर्न यही आता है। राम मनोहर लोहिया का पैटर्न बता दूं आपको, देखिए 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न राम मनोहर लोहिया में भी अभी भी करने 2 घंटे के पेपर में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बस करना क्या है कि जो लघुत्तरीय प्रश्नों अभी तक आपको 5 करने होते थे, अब केवल आपको 4 ही प्रश्न करने हैं 8 प्रश्नों में से। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इन 4 प्रश्नों को आपको पहले 200 शब्दों में करना होता था, अब आपको मात्र 150 शब्दों में करना है, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पहले आपको 2 करना होता था, अब भी 2 ही प्रश्न करने हैं 4 प्रश्नों में से। और आपको यहाँ पर छूट यह दी गई कि पहले 500 शब्द में आपको लिखना पड़ता था, अब आपको 450 शब्द में ही लिखना है। ये वरीयता मतलब कि ये एक प्रकार से कम की गई है आप में थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा पेपर आएगा, आसानी से आपका पेपर हो जाएगा। आप मॉडल पेपर जितने पड़े हैं उन्हीं को अगर आप अभी से चालू कर दीजिए देखना, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूं। चलें बात करते हैं। यहाँ पर नोट लिखा हुआ कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ की बात करें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं खंड आ से। यहाँ पर देखेंगे नोट कह रहा है कि इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो समान है। 10 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न, 20 नंबर यहाँ से आपके बनने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे पहला प्रश्न पूछा गया था भारतेंदु युग के 4 लेखकों के नाम बताइए। भारतेंदु युग की अगर बात की तो मैंने इनके युग के तमाम सारे लेखकों के नाम आपको बताए हैं, जैसे पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी हो गए, भारतेंदु हरिचंद स्वयं अपना हो गए, लाला श्रीनिवास जी हो गए, इसके अलावा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हो गए। तो ये सब जो है 4 लेखक हो गए भारतेंदु हरिचंद के, मतलब भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग का शुरुआत कब होता है, भारतेंदु जी का जन्म कब होता है 1850 में। तो कुछ विद्वान 1850 मानते हैं कि भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला 1843 मानते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बात की है कुछ विद्वान 1857 मानते हैं, चूंकि 1857 में क्रांति हुई थी और यहीं से मानते हैं कि भाई समाज में, चूंकि समाज जो होता है एक दर्पण का काम, मतलब साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से 1857 से बहुत सारे लोग मानते हैं। कुल मिलाकर के 1850 से मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1843 से रामचंद्र शुक्ला जी और बाकी विद्वान कुछ विद्वान 1857 से। लेकिन चूंकि 1850 में जन्म हुआ था भारतेंदु जी का, इसीलिए भारतेंदु युग अगर पढ़ रहा तो उनके नाम के हिसाब से ज़्यादा बेटर बैठ रहा है 1850, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानस का हंस उपन्यास किसकी जीवनी पर आधारित है भैया। तो मानस का जो हंस ये आपका रचना है वो किसकी जीवनी है। मानस का हंस लिखा किसने है, ये बात आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में। मानस का हंस किसकी रचना है भाई, फटाफट से बताने। अमृतलाल नागर की है या किसकी और किसी और की है, आप सभी लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। मानस का हंस जो उपन्यास लिखा गया है, ये लिखा गया है भाई, ये जीवनी है, एक प्रकार से जीवनी टाइप का उपन्यास है। और ये मानस मतलब होता है रामचरितमानस की बात यहाँ पर हो रही, तो मानस का हंस कहा गया है गोस्वामी बाबा को, गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो उसी श्रृंखला में आप यहाँ पर देख सकते हैं मानस का हंस जो जीवनी किसकी है, गोस्वामी जी की है, ठीक है, यानी बाबा तुलसीदास की है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपसे पूछा गया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, देखिए अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों के नाम बताइए।
पंच परमेश्वर कहानी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता भी दिया है। आप लोगों ने देखा होगा इस कहानी का पूरा समीक्षा मैंने प्रस्तुत करी है। पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों की बात की है तो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र में अलगू चौधरी, जुम्मन शेख बड़े पक्के मित्र होते हैं और जुम्मन शेख की एक मौसी हैं, ठीक है, और एक जुमराती हैं जो कि जुम्मन शेख के पिता हैं, जो कि मास्टर हैं, दोनों को पढ़ाते हैं अलगू चौधरी और जुम्मन शेख को, ठीक है। तो यही सब पात्र हैं इसके और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी आपकी घूमती रहती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और जो है कौन मतलब कि जो है ये कहानी जो है किस लेखक की है भैया, ये कहानी किसने लिखा है, कौन सी कहानी, पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पर्दा कहानी किसने लिखा है, यशपाल ने लिखा है, ठीक है। तो पर्दा कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पर्दा कहानी का जो प्रतिपाद्य विषय है भाई बताएं। तो पर्दा कहानी का जो प्रतिपाद्य विषय खास करके पर्दा में क्या होता है कि भाई पर्दा एक प्रकार से गरीबी का भी द्योतक है और कई प्रकार के इसमें आप पर्दा उपन्यास अगर मतलब पर्दा कहानी आपने पढ़ी होगी खास करके तो आपको पता चल जाएगा। पर्दा कहानी जो है यशपाल की कहानी है और ये खास करके एक प्रकार से मनुष्य को लेकर के कहानी है। मतलब ये मनुष्य मन को खोखली कल्पनाओं का पर्दाफाश करने वाली एक कहानी है। इस कहानी का जो नायक है वो चौधरी पीर बकस है। उनके दादाजी चुंगी के जो है एक प्रकार से जो महकमा होता है उस महकमे में दरोगा थे, ठीक है, और उनकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। उनका छोटा सा परिवार था, पक्का मकान था, ठीक है, और वे बहुत ही ऐंठ में रहा करते थे थोड़ा सा, चूंकि साहिबे वक्त हो, गुरूर ना हो, मैं पिया जाए सुरूर ना हो। मैं माने होता शराब अगर कोई पी ले तो कहे कि हमको नशा नहीं चढ़ा है, बिल्कुल चढ़ जाता है, और धन हो जाए तो घमंड बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पर्दा कहानी की जो मूल मंतव्य है इसमें आप देखेंगे कि ये 3 धाराओं में बटी हुई कहानी। सबसे पहले ये जानो, पहली धारा है मार्क्सवादी और समाजवादी कहानियों की। दूसरी धारा है भाई जो है खास करके पर्दा कहानी में मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवाद की भी एक प्रकार झलक दिखाई पड़ती है। और तीसरा यथार्थवादी और कुछ एक प्रकार से कहानियों की भी झलक आपको तीनों धाराओं में कहानियों की संवेदना आपको दिखाई पड़ती है। खास करके आप देखते हैं पर्दा कहानी जो है ये खास करके यहाँ पर किसी व्यक्ति की गरीबी उसको कितना मजबूर कर देती है ये दिखाने का प्रयास इन्होंने किया है। और पर्दा संकेत और अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने हेतु माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है। चौधरी पीर बकस केंद्रीय पात्र के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, जिन्हें इस देश के शोषित और गरीब वर्ग का प्रतिनिधि मात्र कहा जा सकता है, जबकि खान को शोषक वर्ग कहा जा सकता है। तो एक प्रकार से चीजें हैं। तो ये आपका प्रतिपाद्य विषय है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि प्रसाद युगी नाटककारों के नाम बताइए। प्रसाद युग के नाटककार कौन कौन से, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो प्रसाद युग के नाटककारों की अगर बात की जाए तो कई सारे नाटककार हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब कि युग मतलब भारतेंदु युग के बाद में आप देखते हैं द्विवेदी युग, फिर एक प्रकार से आपका आता है कौन सा, प्रसाद युग। प्रसाद युग की अगर बात की जाए तो प्रसाद युग का जो नाटक है द्वितीय उत्थान काल कहा जाता है प्रसाद युग को ही। और प्रसाद युग के नाटककारों में जैसे जयशंकर प्रसाद स्वयं अपना हइये हैं, इसके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, ठीक है, सेठ गोविंद दास हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्रा हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, गोविंद बल्लभ पंत हैं, चंद्रगुप्त हैं, विद्यालंकार हैं, चतुर्थेन शास्त्री हैं। ये सब जो हैं ये जो है प्रसाद युग के ही नाटककार हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की प्रमुख निबंधों की आपको देखते हैं तो शुक्ला जी एक प्रकार से शास्त्रीय सैद्धांतिक तरीके से चीज़ों को बात मतलब कि रखते हैं। और कुल मिलाकर के उन्होंने आप देखते हैं जैसे कि मित्रता निबंध लिखा, उसमें भी एक प्रकार से कुछ जो है ज्ञान से संबंधित निबंधों की रचना करिए, सृष्टि करिए। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है। तो ऋणजल धनजल जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और ये रचना है रिपोर्टार्ज विधा की, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। आप सभी को पता होगा आत्मकथा क्या होती है, लेखक की अपनी स्वयं की कथा होती है और लेखक स्वयं लिखता है। जबकि जीवनी जो होती है कोई भी लेखक किसी बड़े साहित्यकार या बड़े लेखक की जीवनी को दूसरा कोई लेखक लिखता है, ठीक है, क्लियर। यानी कि आत्मकथा लिखते समय आपको उतना ज़्यादा बारीकी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जीवनी लिखते समय आपको बहुत बारीकी होती है, बारीकी के साथ इसको लिखा जाता है ताकि कोई पॉइंट अगर गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका संस्मरण विधा से आप क्या समझते हैं। संस्मरण विधा के बारे में मैंने आपको बताया भी है, संस्मरण मैंने पूरा आपको पढ़ाया भी है, संस्मरण के बारे में बताया है, रेखा चित्र के बारे में बताया है, ठीक है। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर भी मैंने आपको बताया है, कई सारी चीज़ें हैं। तो संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है, डायरी क्या है, रिपोर्टाज क्या है, आप लोग अगर देख लेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए, आगे बढ़ा जाए भैया। चले
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए। तो हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखक कौन कौन से भाई? तो रिपोर्टाज लेखक बहुत सारे, जैसे कि प्रकाश चंद्र गुप्ता हो गए, अमृत राय हो गए, प्रभाकर माचवे हो गए, उपेंद्र नाथ हस्क हैं, राम नारायण उपाध्याय हैं, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए, विष्णु प्रभाकर ने भी रिपोर्टाज लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु ने भी लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे धर्मवीर भारती के भी रिपोर्टाज आपके समक्ष आते हैं। कई प्रकार के रिपोर्टाज हैं और कई लेखकों ने उसको लिखा। अमृतलाल नागर हैं, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीचंद जैन, कई प्रकार के रिपोर्टाज लेखक है। ठीक है, तो इस प्रकार के मैंने आपको नाम बता दिए। खंडबा की अगर बात की तो खंडबा से देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है आपके समान है, बात भी आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 8 प्रश्न में से। प्रश्न आपको दिया गया पहला, यानी दूसरा प्रश्न आपका पूरे के पूरे पेपर का, और जो है पहला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों में। प्रश्न है आपका कि भारतेंदु जी के अनुसार भारतवर्ष की उन्नति कैसे की जा सकती है। प्रश्न भी मैंने रखा था, ये भी प्रश्न आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका है भोला राम जीव जो कहानी है या फिर जो व्यंग है, इसका व्यंग का क्या उद्देश्य है। भोला राम का जीव, मैंने आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बीच में बताया था कि भोला राम का जीव जो होता है, भोला राम एक नौकरी करता है, नौकर मतलब कि एक सरकारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन रुकी हुई होती है, तो मर जाता है वो ऑफिस के चक्कर काटते काटते, लेकिन पेंशन नहीं मिलती है उसको, और एक प्रकार से वो जो उसका जीव जो होता है फाइलों के बीच में रुक जाता है, नाराज आते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, मैंने समझाया भी था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध में प्रतिपादित विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसके बारे में भी प्रश्न आपसे बनता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तो इन सभी प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है लगभग मॉडल पेपर, अगर आप पूरा देखेंगे तो कुछ मात्रा में आपको जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही जीवनी के अनुसार प्रेमचंद का व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया भी है इस जो है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ला के मित्रता निबंध में मित्रता के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डाली, इस पर भी मैंने आपको बताया ये प्रश्न के उत्तर भी। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर पूछा गया था, पिता कहानी का सारांश लिखें, इस पर भी चर्चा मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था कि इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, गिल्लू रेखा चित्र में गिल्लू की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी आपका बढ़िया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है भाई, राहुल सांकृत्यायन का परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाली, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एक प्रकार से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, जिनकी परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं वो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की तो खंड 7 से पूछे जाते हैं। नोट करा कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो समान है। ठीक है, 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 4 प्रश्नों में से। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया दीर्घ उत्तरीय का कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। अगला प्रश्न, एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन समीक्षा पूरा मैंने करा नहीं था, लेकिन दीपदान कहानी के बारे में मैंने आपको बताया जरूर है, पूरा विस्तार से दीपदान कहानी के बारे में मॉडल पेपर में मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, इसमें से चारों प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो नायिका है, ध्रुव स्वामिनी स्वयं ही नायिका है, तो इसके उसकी चारित्रिक विशेषताएं मैंने बताई थी। चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं समीक्षा भी बता दी थी, पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, 13वां प्रश्न आप देखेंगे, कहानी के तत्वों के आधार पर तीसरी कसम कहानी की समीक्षा कीजिए, ये मैंने आपको बढ़ाया था, खुले मंच पर एक वीडियो बनाई थी, कहा था कि ये प्रश्न हमेशा आता है, ये भी प्रश्न आपका आ गया। तो एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए, ताकि जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं वो आसानी से पढ़ सके और विश्वास के साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट के समस्त वीडियो को देखें, आसानी से समझें, हर एक पहलू को समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है और इसी प्रकार से आगे मैं करता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ता है, उसी का यह क्वेश्चन पेपर था लिखित टाइप का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है, उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इसी पैटर्न पर मैंने मॉडल पेपर भी बनाया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, पैटर्न आपका हो सकता है थोड़ा सा इससे अलग हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न जो होंगे वो यही सब आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हिंदी गद्य का 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर हुआ था, राम मनोहर लोहिया का 2 घंटे का होने वाला 14 तारीख को पेपर है शायद, तो आप लोग तैयार कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, अपनी सीरीज वगैरह में। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।